मूवी की शुरुआत में बास्केटबॉल मैच को दिखाया जाता है और इसी मैच में मैसन नाम का लड़का खेल रहा होता है। दरअसल इस मैच में मैसन की टीम हार रही होती है और अब यह मैच सिर्फ कुछ सेकंडों का बचा होता है। तभी कोच आकर सभी प्लेयर्स से एक ही बात कहता है, जस्ट पास द बॉल मैसन। दरअसल मैसन इस टीम का सबसे जबरदस्त प्लेयर होता है और अब सभी प्लेयर्स यही करते हैं और देखते ही देखते मैसन 2 पॉइंट्स हासिल कर लेता है। लेकिन अब तीसरी पॉइंट की तरफ मैसन बॉल लेकर जैसे ही बढ़ता है तभी उसका ध्यान भीड़ के बीच एक जलते हुए आदमी की तरफ जाता है। हालांकि लास्ट सेकंड में मैसन ने बॉल बास्केट में फेंका, लेकिन उसी समय अब वह जलता हुआ आदमी उसके सामने आ जाता है। ठीक उसी वक्त बॉल नेट में भी चली जाती है और उसकी टीम जीत भी जाती है और खुशी के मारे अब उसकी टीम मैसन को उठा लेते हैं। लेकिन डर कर मैसन अब उस जलते हुए आदमी से वहाँ से भाग जाता है और चेंजिंग रूम की तरफ जाता है। अब मैसन को उसके लॉकर से एक अजीब सी चीज़ हाथ लगती है और तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे फुसफुसा कर पुकार रहा है। अब जैसे ही वह सामने देखता है उसे वही डरावनी छाया फिर से उसके पास आती हुई दिखती है। अब वह डर कर गुस्से से वह अजीब सी चीज़ वहीं पर पटक कर फोड़ देता है और उसके टूटते ही वह डरावनी छाया वहाँ से गायब हो जाती है। अब उसकी नज़र दरवाजे पर जाती है जहाँ अपने टीममेट्स को देखकर मैसन राहत की सांस लेता है। अब मैसन और उसकी टीममेट्स वहाँ पर नहाने लगते हैं, लेकिन तभी नहाते समय मैसन एक अजीब सी चीज़ देखता है। उसके शरीर से काली काली राख निकल रही होती है और अब जैसे ही मैसन पीछे की तरफ मुड़ता है तभी वही जलती हुई छाया राख की उसके सामने खड़ी मिलती है और अब वह जलती हुई छाया उसकी गर्दन पकड़कर उसके मुख में अपना जलता हुआ हाथ डाल देती है, जिससे मैसन वहीं पर तड़प कर जलने लगता है। और यह देखकर सभी टीममेट्स वहां पर जाते हैं, पर तब तक मैसन जलकर मर चुका होता है। अब यहाँ से मूवी का सीन चेंज होता है और 8 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रिस को दिखाया जाता है जो अब अपने कजिन भाई रे के साथ रहती है। दरअसल क्रिस अपने ख्यालों में खोई रहती थी। अब दूसरे ही दिन रे क्रिस को अपने स्कूल ले आता है और यहीं पर उसकी नज़र एली पर पड़ती है। अब क्रिस को उस कॉलेज में एक लॉकर भी मिलता है जिस पर हाउस लिखा रहता है। दरअसल यह पहले मैसन का लॉकर हुआ करता था और अब डीन व उसके सभी टीममेट्स क्रिस को घेर लेते हैं और बोलते हैं यह मैसन का लॉकर है और उसकी इज्जत करते हुए किसी को भी इसे खोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन तभी ग्रेस आती है और कहती है यह लॉकर किसी का भी हो, हर लॉकर किसी न किसी का होता है पहले। इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस लॉकर को अब यूज ही करना बंद कर दिया जाए। इस तरह से हमें लाखों लॉकर बनाने पड़ेंगे। यह बेतुकी बातें हैं। और तभी गुस्से में डीन क्रिस को बोलता है मैंने सुना है तुम पागल हो गई थी और तुम्हारा इलाज चल रहा था, तो तुम अब कॉलेज में कैसे आ गए? तुम्हारे पापा तुम्हारे ही कारण मारे गए ना? अब एली यह सब बोलने से मना करती। अब क्रिस को गुस्सा आता है और वह उसके दोनों पैरों के बीच में कमजोर हिस्से पर जोरदार लात मारती है, जिससे डीन वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर प्रोफेसर मिस्टर कार्विन वहाँ पर आते हैं और उपस्थित सभी लोगों को कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी कर देते हैं। हालांकि एली क्रिस का बचाव करती है, पर एली को भी कुछ दिनों के लिए एक्सपेल कर दिया जाता है। दरअसल एली क्रिस से दोस्ती करना चाहती थी, पर क्रिस कहती है मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। अब एली के जाने के बाद क्रिस मैसन का वह लॉकर खोलती है जहाँ उसे वही अजीब सी चीज मिलती है जो काले रंग की एक संदूक सी होती है। अब फिर से क्रिस को वही फुसफुसाने की आवाज़ उस संदूक से सुनाई देती है, जिसके बाद वह उसे खोलने का फैसला करती है और जैसे ही वह उसे खोलती है तभी उसके अंदर एक वेसल निकलती है और उसे जैसे ही बचाने ही वाली होती है तभी बेल बज जाती है और वह उसके अंदर रख कर अब क्लास में चली जाती है। जैसे ही वह क्लासरूम में पहुंचती है तभी बैग रखते समय वह सीटी बैग के बाहर आ जाती है। यह देखकर टीचर उससे वह अजीब सी चीज़ अपने पास जमा करवा लेता है और उस पर लिखे हुए अक्षरों से वह पता लगाने की कोशिश करता है कि यह है क्या। और जब काफ़ी मशक्क़त से पढ़ने के बाद उसे ट्रांसलेट किया जाता है तो पता चलता है यह एक मौत की सीटी है। अब कार्विन क्लास खत्म होने के बाद उस सीटी के बारे में जानकारी हासिल करते समय उसका प्राइस देखकर दंग रह जाता है। दरअसल वह बहुत ही एंटिक पीस होती है और उसका प्राइस बहुत ही हाई होता है। यह देखकर कार्विन को लालच आती है और उसे बेचने की सोचने लगता है और डील डन कर देता है। लेकिन अब फिर से उसी सीटी से कार्विन की आवाज़ फुसफुसाहट के साथ आती है, जिसे सुनकर वह सीटी को बजाने से रोक नहीं पाता और हाथ में लेकर वह बजा देता है। सीटी के बजाते ही खिड़की के शीशे टूट जाते हैं और अब यह देखकर कार्विन घबरा जाता है और सीटी को वहीं पर रख देता है। दूसरी तरफ
अब सभी स्टूडेंट बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर रे अपनी कजिन क्रिस के साथ खड़ा होता है और क्रिस को समझा रहा होता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे कारण नहीं मरे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जिस पर क्रिस बोलती है उसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना। लेकिन तभी रे को अचानक कुछ याद आता है और वह क्लासरूम की तरफ दौड़ता है, जहाँ पर वह कार्बन के लैपटॉप में उस वेसल का प्राइज भी देख लेता है, जिसे देखकर वह भी दंग रह जाता है और उसे चुराने की सोचता है। उधर दूसरी तरफ अब क्रिस से मिलने नो आता है, जो क्रिस को ड्रग्स देने की कोशिश करता है, पर क्रिस मिल लेने से मना कर देती है। तभी उसी वक्त रे वहाँ आ जाता है और वह कहता है मेरी बहन से दूर रहना तुम, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन नो उसे ही पटक देता है और उसे धमकी भी देता है। और नो के जाते ही रे क्रिस से बताता है कि ये लड़का भोले भाले मासूमों को ड्रग्स बेचता है। अभी हाल ही में इसके ड्रग्स से एक बच्चा मर गया है। अब शाम होती है, तभी तकरीबन जब केस खोलता है तो वह देखता है वह वेसल वहाँ से गायब होती है, जिस पर वह वेसल को हर जगह ढूंढता है पर वह कहीं नहीं मिलती। लेकिन तभी उसे फिर से फुसफुसाहट के साथ उसकी कानों में आवाज़ जाती है और बाहर जाकर जब क्रेवन देखता है तो दूर एक अजीब सा शख्स खड़ा होता है। दूर से उस शख्स को देखने के बाद क्रेवन को लगता है कि शायद वह सफाई वाला हो। लेकिन तभी क्रेवन के कंधे पर एक हाथ आता है। क्रेवन के पीछे से वह हाथ आते ही क्रेवन डर कर पूरी तरह से पीछे मुड़ता है। लेकिन पीछे मुड़ने के बाद वह देखता है कि वह सचमुच सफाई वाले का याद होता है। लेकिन अब सामने देखने पर वह रहस्यमयी शख्स वहाँ से गायब हो गया होता है। अब क्रेवन को लगता है शायद यह उसका वहम होगा, वहाँ कोई भी नहीं होगा। अब जैसे ही वह क्लासरूम में दोबारा वापस आता है, तभी अपने सामने वह भयावह शैतानी छाया को देखता है, जिसके मुख से खून टपक रहा होता है। अब यह शैतानी शक्ति उसके ऊपर हावी होती है और वहीं पर क्रेवन का गला घोटने लगती है और देखते ही देखते क्रेवन का गला घोटकर उसे वहीं पर मार डालती है। उधर दूसरी तरफ रे अब उस वेसल को चुराकर ग्रेस के घर आता है। दरअसल आज रात सभी ग्रेस के घर पर ही पार्टी कर रहे होते हैं और अब रे सभी को एंजॉय करने के लिए बुलाता है, पर क्रिस वहाँ पर मना कर देती है। लेकिन क्रिस एली को पसंद करती है। अब सभी लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रिस वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी क्रिस को जाते हुए देखकर एली उसे रोकती है। दरअसल सभी टीम ट्रुथ और डेयर खेल रहे होते हैं और तभी उसी समय डीन ग्रेस को डेयर देता है कि वह उस वेसल को बचाए। और अब ग्रेस जैसे ही वह सीटी बजाती है, उस सीटी की तेज आवाज़ से सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि वह बहुत ही दर्दनाक आवाज़ होती है। हालांकि अब सभी लोग यहाँ पर पार्टी ख़त्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तब एली क्रिस के पीछे जाती है और उसे अपने फेस्टिवल में आने के लिए भी कहती है, जिस पर क्रिस मान भी जाती है। अब क्रिस अपने भाई रे से पूछती है एली का इंटरेस्ट लड़कों में है या फिर लड़कियों में, जिस पर रे उसे कुछ नहीं बताता। अब घर पहुंचकर क्रिस एली को मैसेज कर रही होती है, लेकिन तभी उसी रात के अंधेरे में उस पेड़ पर कुछ अजीब सा शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर क्रिस डर जाती है। लेकिन जैसे ही रे उसके कमरे में आता है, तभी वह शख्स वहाँ से गायब हो जाता है और उसी वक्त उसके फ़ोन पर एली का मैसेज आता है। इसे देखकर रे उसका फ़ोन लेकर पूरी रात उसकी फ्रेंड एली से चैटिंग करने लगता है। उधर दूसरी तरफ लोगों के जाने के बाद अब क्रिस अपना होमवर्क कर रही होती है, तभी फुसफुसाहट में उसका नाम सुनाई देता है, जिस पर उसे लगता है शायद उसका भाई उससे मजाक कर रहा होगा। लेकिन तभी वह अपने भाई को अपने रूम में देखकर वह समझ जाती है कि यह कोई और है और वह डर जाती है। और तभी एक डरावना शख्स उसके पीछे से भागता है। उसका पीछा करते हुए ग्रेस वहाँ तक पहुँचती है, लेकिन तभी एक काली डरावनी छाया जो उसके गालों को टच करती है। लेकिन पीछे मुड़कर जैसे ही ग्रेस देखती है, वह गायब हो जाती है और उसके पीछे उसका भाई खड़ा होता है। अगले सुबह अब कॉलेज में जाने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी कॉलेज का टीचर क्रेवन मर गया होता है। यह सूचना सुनने के बाद सभी साम जाते हैं, लेकिन उसी शोक सभा में तभी एली की नज़र एक डरावनी बच्ची पर पड़ती है, जो अपने सिर को घुमाकर एली की तरफ घूर रही होती थी। यह देखकर एली पूरी तरह से डर जाती है और अपनी सीटी को ग्रेस को दे देती है। और जैसे ही सीटी वह ग्रेस को देती है, वह डरावनी बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। अब आज की क्लास के बाद एली व ग्रेस मैसन के घर जाने का प्लान करते हैं, ताकि मैसन के लॉकर से प्राप्त सभी वस्तुओं को वह उसके परिवार को सौंप सकें। और अब जैसे ही वह मैसन के घर जाते हैं, तभी उसकी दादी वहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। असल मैसन की दादी को पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक होता है, लेकिन जब क्रिस वह सीटी देने की कोशिश करती है,
जो कि मैसन के लॉकर से मिली होती है उस पर वह मना कर देती है और बताती है ये सिटी जिसे भी मिलती है उसे बर्बाद कर देती है। बहुत समय पहले यह मुझे मिली थी, मेरा सब कुछ छीन लिया इसने। दरअसल यह मौत की सौदागर है, इसको बचाना मतलब मौत को बुलाना। अब सब कुछ बताकर मैसन की दादी वह सिटी लेने से मना कर देती है और क्रिस को वह दे देती है। यह सुनने के बाद एली व क्रिस मैसन की मौत का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड रूम में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इस घटना को गैस लीकेज का नाम दिया गया था, जबकि मैसन नहाते वक्त मारा था। और रिपोर्ट में मैसन की उम्र 45 से 50 वर्ष दिखाई गई होती है। दरअसल मैसन की मौत 50 वर्ष की एज में होने वाली थी और उसकी मौत गैस लीकेज से होने वाली थी, और इसीलिए उस सिटी ने उस मौत को समय पहले ही घटित कर दिया। दरअसल यह सिटी अपने समय से पहले मौत को बुलाने के लिए इसे बचाना पड़ता था। और अब दूसरी तरफ फेस्टिवल में दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग अपनी डरावनी ड्रेस पहनकर उस फेस्टिवल में आए होते हैं, और वहीं पर रे ने ग्रेस को ढूंढकर उसे प्रपोज भी किया, पर ग्रेस रे को रिजेक्ट कर देती है, जिस पर रे काफ़ी निराश हो जाता है। और उसे देखकर उसी समय उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं, जिस पर रे शराब के नशे में खुद को डुबो लेता है। और तभी फिर से दोबारा नो एली व क्रिस को तंग करने लगता है, जिस पर दोनों मिलकर उसे सबक सिखाती हैं और उसके ही चाकू से क्रिस उसकी नाक को काट देती है। उधर दूसरी तरफ टीन व ग्रेस अब उस भूल भुलैया में घूमते समय एक दूसरे से खो जाते हैं, और भागते भागते ग्रेस भूल भुलैया में काफ़ी आगे चली जाती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत उसे अंधेरे से आती हुई देखती है, और अब वह ग्रेस का नाम फुसफुसाती है, जिस पर वह डर जाती है और डर कर भागते समय डेन को कॉल भी करती है। पर वह सोचता है शायद उसे कोई डरा रहा होगा, और उसे मजाक समझकर वह फ़ोन को कट कर देता है। लेकिन अब ग्रेस उस बूढ़ी औरत से बचने के लिए उस पर एक जोरदार हथौड़े से प्रहार करती है, लेकिन फावड़े के वार से औरत के गिरते समय ही ग्रेस भी वहीं पर गिर जाती है। दरअसल वह ग्रेस की मौत होती है, और जो चोट उस औरत को लगती है वही चोट ग्रेस को भी लगती है। और वहीं पर पकड़कर ग्रेस को छूते समय ही अब ग्रेस भी एक 60 साल की बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है, और यहीं पर ग्रेस मर जाती है। दरअसल ग्रेस भी बूढ़ी होकर मरने वाली होती है, और इसीलिए ग्रेस को वहाँ पर 60 साल की बूढ़ी औरत में परिवर्तित करके वहाँ पे मार देती है। अब एली व क्रिस उससे सारी घटना बताती है कि यह सब उस सिटी के बचाने से शुरू हुआ, और यह हमारी मौत के साथ ही खत्म होगा, और तुमने ही सिटी बचाने को बोला था, तो उसकी मौत की वजह तुम ही हो। यह सुनते ही डीन को गुस्सा आ जाता है और वह रे को धक्का दे देता है, जिस पर रे गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब कुछ ही देर के बाद रात को डीन अपने कमरे में नशे में चूर होकर अंदर आता है। तभी उसे आभास होता है जैसे कोई अंदर मौजूद हो, जिस पर वह डर जाता है और उठाकर अपनी सामान को उस पर फेंकने लगता है। इस आवाज़ से उसके माता पिता भी वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, जिस पर डीन बोलता है कुछ नहीं। यह सुनकर उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ अब क्रिस एली से बताती है कि 1 साल पहले मैंने ड्रग्स की ओवरडोज के चलते हॉस्पिटल ले जाते समय कार एक्सीडेंट में मेरे पिता मारे जाते हैं। काश वहाँ पर मैं मर गई होती। तब एली उसे सपोर्ट करने के लिए किस करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ रे अब क्रिस की मौत के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे ऐसा आभास होता है जैसे खूनों की बारिश हो रही है, लेकिन यह सब उसके दिमाग में बस चल रहा होता था। अब अगले ही दिन सभी लड़कियां रे मैसन की दादी को देखने जाती हैं, जहां उसकी दादी बताती हैं कि अगर तुम्हें इससे बचना है तो उससे बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी मौत को किसी और को ट्रांसफ़र करना होगा, और उसके लिए तुम्हें अपने खून से उसके ऊपर निशान लगाना होगा। हालांकि यह बताने के बाद मैसन की दादी वहीं पर मर जाती हैं। अब तीनों सोच में पड़ जाते हैं आखिर अपनी मौत वह किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यह गलत भी है, पर रे यह करने की सोचता है। और अब जैसे ही सुबह होती है तभी डीन को रूम में दिखाया जाता है। दरअसल अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ग्रेस मर गई है। वह बहुत ही निराश होता है, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक फैला हुआ हाथ अंदर आता है, जिसे देखकर डीन उस पर सामान फेंकने लगता है, लेकिन तभी वह हाथ उसके पीछे से उसका सर पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। उसके शरीर पर तेज कार से होने वाली चोटों का निशान दे देता है और वहीं पर उसे तड़पाकर मार डालता है। इसी दौरान अब रे अपनी मौत को ट्रांसफ़र करने के लिए नोह को चर्च के अंदर ही मारने की सोचता है, और जैसे ही नोह के ऊपर वह बंदूक का ट्रिगर दबाने वाला ही होता है, लेकिन तभी चर्च की घंटी बजती है और रे का ध्यान वहाँ से भटकता है,
जैसे ही रे का ध्यान भटकता है तभी नो उसके ऊपर हावी हो जाता है और अब वह रे के ऊपर ही बंदूक तान लेता है। लेकिन जैसे ही वह फायर करने वाला होता है तभी बंदूक की एक भी गोली उसके ऊपर नहीं चल पाती। यह देखकर अब रे उसे एक जोरदार प्रहार उसके सर पे करता है जिससे नो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और नो के बेहोश होते ही वह अपने खून से अपनी मौत को ट्रांसफ़र करने के लिए उसके ऊपर जैसे ही निशान लगाने जाता है, लेकिन तभी क्रिस व एली वहां आकर उसे रोक देती हैं, जिस पर रे मान भी जाता है और कहता है आखिर एक न एक दिन तो मरना ही है, तो फिर मौत से इतना भी क्या डरना। और तभी देखते ही देखते रे के चिथड़े वहीं पर एक विस्फोट की तरह उड़ जाते हैं। दरअसल रे की मौत स्टील प्लांट में ब्लास्ट से होने वाली होती है। अपने भाई की मौत को देखकर क्रिस वहां पर पूरी तरह से टूट जाती है और अपना आपा खो देती है। लेकिन एली उसे समझाती है और पूछती है कि बताओ वह कौन सी आइडिया थी जिससे हम इस मौत को हरा सकते हैं। और तभी रोते रोते वहीं पर क्रिस बताती है दरअसल उसे इंसुलिन के इंजेक्शन से अपने हार्ट को रोक देगी और उसके हार्ट का रुकना एक प्रकार से मौत ही होगा। और जैसे ही मेरा हार्ट रुक जाएगा और तभी तुम CPR और एक सर्किट के जरिए शॉक देकर तुम मुझे वापस ला सकती हो। अब एली जल्द से ही क्रिस को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर ठंडे पानी में डुबो देती है, जिससे उसकी सांसें थम जाती है। जब क्रिस की सांसें थम जाती है तब एली क्रिस को बाहर निकालती है और उसे इंजेक्शन लगाकर उसे शॉक देने लगती है। अब क्रिस किसी तरह से शॉक के झटके से दोबारा होश में आती है और जाग जाती है। लेकिन तभी एली को अब अपने सामने अपनी मौत दिखती है। उधर दूसरी तरफ अब नो को भी होश आ जाता है, तो वह इन दोनों को मारने की सोचता है और बंदूक लेकर एली व क्रिस पर गोली चलाने लगता है, जिससे एली को एक गोली लगती है और वह वहीं पर गिरकर तड़पने लगती है। और तभी नो बोलता है भगवान तुम्हें मेरे हाथों मरने के लिए ही भेजा था। और तभी एली के घावों से निकला हुआ खून जैसे ही नो को छूता है, एली की मौत वहाँ से गायब हो जाती है और तभी नो की मौत उसके सामने आ जाती है। नो ने उस पर बहुत सी गोलियां चलाई, जितनी गोलियां वह नो अपने मौत पर चलाता था उतनी ही गोलियां नो को भी लगती थी और वहीं पर गोली के लगने से नो की मौत हो जाती है। अब यहाँ से मूवी का सीन चेंज होता है और 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस को अब कभी कभी अपनी मौत दिखाई देती है, पर अब वह एली के साथ खुश रहती है। लेकिन तभी स्कूल में एक नई लड़की का एडमिशन होता है और उसे फिर से अपने लॉकर में वही अजीब सी वेसल मिलती है।